नमस्कार। आज फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम जो कल बात कर रहे थे प्रॉफिट की, आज भी हम उसी की बात करेंगे, प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट। कल कुछ बच्चे थे जिनको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, शायद आप लोग करके लेकर आए होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हम लोग फिर से 10 मिनट कल के लेक्चर को रिकॉल करेंगे। आप सभी लोग जो आज नए आए हैं, नए बच्चे आज बहुत सारे दिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रॉफिट लॉस प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और आज ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें आती हैं। हमें जो आज तक हम लोग कैलकुलेशन करते आए हैं, उसी कैलकुलेशन को हमें 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट प्रायर एंड पोस्ट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक कहलाएगा प्रायर और दूसरा कहलाएगा पोस्ट। यहाँ पर आपके सामने 2 प्रॉफिट दिख रहे हैं, जिसे हम प्रॉफिट प्रायर और पोस्ट के नाम से जानेंगे। प्रॉफिट प्रायर क्या होता है और पोस्ट क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। जिस तरीके से एक कंपनी अपना लाभानी खाता बनाती है, उसी लाभानी खाते को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। 2 भागों पर यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि उस लाभानी खाते में हम प्रायर और पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब ये प्रायर और पोस्ट क्यों होता है या किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में आपको बता दूं। आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये उस कंडीशन में प्रायर और पोस्ट प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता पड़ती है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है। तो उस परचेसिंग कंपनी को अपनी कंपनी में मिलाने के साथ ही साथ एक नए नाम से उसको रजिस्टर्ड भी कराना होता है। तो जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन को ही हम इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेट होना कंपनी का माना जाता है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपके पास जो भी डेट आ रही है, वहां से लेके जिस डेट आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, वहां तक का जो प्रॉफिट होता है वो पोस्ट प्रॉफिट होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हर साल हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। तो जब हम कंपनी को परचेज कर लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, वहां से हम अपना बिजनेस इजीली शुरू कर सकते हैं। तो जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं और जिस डेट को हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, वहां तक का जो टाइम पीरियड होता है वो पोस्ट पीरियड होता है। अब ये प्रायर पीरियड क्या होता है? प्रायर पीरियड का मतलब, जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था, जो बच्चे आज कल वाले बच्चे बैठे हैं उनको याद होगा। मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी है। सभी लोग, आप लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो जिस दिन हमने गाड़ी खरीदी है उस दिन उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना पॉसिबल नहीं है। उसके सारे पेपर्स हम सबमिट करते हैं। पेपर सबमिट करने के बाद जिस डेट को रजिस्ट्रेशन होता है, उस डेट को ही, उस रजिस्ट्रेशन वाली डेट को ही एक्चुअल में गाड़ी हमारी होती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 डेट्स आ गई। एक डेट हो गई परचेज डेट और दूसरी डेट हो गई रजिस्टर्ड वाली डेट। तो जो हमारी परचेसिंग डेट है, वहां से लेके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, वहां तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो प्रायर पीरियड का प्रॉफिट होगा। अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कंपनी में। जब हम कंपनी परचेज करते हैं, तो कंपनी जिस डेट को परचेज की है और जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कराया है, तो परचेसिंग डेट से लेके रजिस्ट्रेशन की डेट तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम प्रायर प्रॉफिट कहेंगे। और रजिस्ट्रेशन की डेट से लेकर अकाउंट क्लोज करने तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम पोस्ट प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और इसमें तीनों डेट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जरा आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहले हमें प्रॉफिट, प्रायर प्रॉफिट, और हम बात कर रहे हैं पोस्ट प्रॉफिट की, प्रायर और पोस्ट प्रॉफिट की। हमारे पास 3 डेट्स होती हैं। एक डेट्स कहलाती है आपकी, जो पहली डेट होती है वो कहलाती है परचेज डेट, जिस डेट को हमने कंपनी परचेज की है। एक दूसरी डेट कहलाती है, दूसरी डेट जो होती है वो आपकी इनकॉर्पोरेशन वाली डेट होती है, यानी कि सेकंड जो डेट होती है वो होती है रजिस्टर्ड। ये जो रजिस्टर्ड लिखा है मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, या इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब जिस डेट को कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है वो डेट इनकॉर्पोरेशन की डेट कहलाएगी। और एक तीसरी डेट होती है जो आपकी कहलाती है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट का यहाँ पर तात्पर्य है ईयर क्लोज करने से। तो यहाँ पर आपके सामने 3 डेट हैं।
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट डेट वो कहलाती है जिसको हम परचेज डेट कहते हैं। सेकेंड डेट वो कहलाती है जिस डेट को कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस पर्टिकुलर नाम से। और तीसरी डेट वो कहलाती है जिस डेट को हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, ये जो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो प्रॉफिट कहलाएगा, ये प्रॉफिट प्रायर पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड के बीच का जो प्रॉफिट कहलाएगा, ये प्रॉफिट आपका पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करें, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक जो मेथड आपका कहलाता है वो कहलाता है कि जब ऑलरेडी जो बुक्स हैं, जो कंपनी ऑलरेडी चल रही है, वो अपनी बुक्स पहले वाली पूरी बंद कर ले और नए अकाउंट्स खोल ले। तो जब आप पुरानी बुक्स पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और नए अकाउंट खोल लेंगे तो इजीली आप प्रायर और पोस्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को जनरली अडॉप्ट नहीं किया जाता है। बहुत इजी टास्क नहीं है कि हम पुरानी बुक्स को हम बंद कर लें और नई बुक्स को हम खोल लें। हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड को ऑप्ट करते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो पार्ट बना लेते हैं। दो पार्ट का मतलब आपके पास अमाउंट का जो कॉलम होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरली हम आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं इस तरीके से। अब इस अमाउंट में हम दो कॉलम बना लेंगे। इस अमाउंट में दो कॉलम बनेंगे। अब ये दो कॉलम किस किस के लिए हैं? ये जो कॉलम है ये कहलाएगा प्रायर और ये कहलाएगा आपका पोस्ट। वैसे ही यहाँ पर ये कहलाएगा प्रायर प्रॉफिट और ये कहलाएगा पोस्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे और जो आप हमेशा से बनाते आए हैं वैसे ही लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब बस फर्क इतना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रायर पीरियड का कितना प्रॉफिट है और पोस्ट पीरियड का कितना प्रॉफिट है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास रेंट दे रखा है, तो रेंट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रायर पीरियड का कितना है, पोस्ट पीरियड का कितना है। कमीशन है तो कमीशन आपका प्रायर पीरियड का कितना है, पोस्ट पीरियड का कितना है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्सपेंडिचर हमेशा रेट के ही होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स की फीस। जो ये डायरेक्टर की फीस होती है, ये डायरेक्टर्स को हर कंडीशन में हम बाद वाली स्थिति में ही बनाते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स कभी भी कंपनी से पहले नहीं बनाए जा सकते। इसलिए डायरेक्टर फीस को हमेशा पोस्ट पीरियड में ही लिखा जाएगा। एक होता है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हम नए शेयर इशू करते हैं, अपना प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, उस समय जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी हमेशा पोस्ट पीरियड में ही आते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रायर के सारे एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो प्रायर पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा। और पोस्ट वाले प्रॉफिट में से पोस्ट के एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो फिर जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आपका पोस्ट पीरियड का आएगा। अब यहाँ पर बात ये होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट होता है ये तो हम हमेशा ही देखते हैं, या जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो हमेशा ही पोस्ट पीरियड का ही होता है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और इसी प्रॉफिट को जिस भी काम के लिए कंपनी यूज करती है या जो हमारे रेगुलेशन या एक्ट में लिखा हुआ है उसी के अनुसार करते हैं। लेकिन ये जो प्रायर पीरियड का प्रॉफिट है, इस प्रायर पीरियड के प्रॉफिट को जरूरी नहीं है कि हम बहुत इजीली तरीके से यूज कर पाए। आगे हम बात करेंगे कि इस प्रायर पीरियड के प्रॉफिट को किस किस में यूज किया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर लें। ये जो एक्सपेंडिचर है इसके पहले सबसे ऊपर जो आपको दे रखा है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिया है। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट बना के दिखाया है, तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस है तो लाभानी खाते के डेबिट साइड में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो चेंज होते जाते हैं, जो परिवर्तित होते जाते हैं। इनको हिंदी में हम परिवर्तित व्यय भी कहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिक्री के साथ चेंज होते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं और हिंदी में हम इनको परिवर्तित व्यय के नाम से जानते हैं।
एक दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, जैसे रेंट है। अब आपका बिजनेस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, रेंट आपको मंथली पे करना है तो मंथली आपको देना है। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उनको जनरली हम टर्नओवर रेशो या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आपके सामने मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें जो प्रायर और पोस्ट का जो कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कौन से एक्सपेंडिचर टर्नओवर या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कौन से एक्सपेंडिचर फिक्स्ड हैं जो कि टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा पोस्ट पीरियड में आते हैं, जैसे अभी आपके सामने लिखा मैंने, डायरेक्टर फीस, संचालक की फीस, प्रारंभिक व्यय, ये हर कंडीशन में पोस्ट पीरियड में आते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रायर पीरियड में आते हैं, उनको हम प्रायर पीरियड में ही लिखते हैं। ये वही है जो आपके स्क्रीन पर अभी मैं आपसे जो बात कर रही थी कि इन एक्सपेंडिचर को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: टर्नओवर रेशो, टाइम रेशो, प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड। टर्नओवर रेशो मींस सेल्स रेशो। टाइम रेशो का मतलब हम टाइम पीरियड पे किसको कितने महीने हमने रखा, या सैलरी कितने महीने की दी, रेंट कितने महीने की दी, उस तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपका टाइम रेशो कहलाएगा। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो हर कंडीशन में प्रायर पीरियड में आते हैं, उनको हमें प्रायर पीरियड में रखना है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमेशा पोस्ट में आते हैं, उनको हमें पोस्ट में रखना है। ये जो है, जो बच्चे आज आए हैं, जो कल नहीं थे, वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिस दे रखा है, आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है, इसको हमेशा टर्नओवर रेशो या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अपोजिट पे देख लीजिए, दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन रिस्पेक्टिव पीरियड, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम टर्नओवर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में टर्नओवर या सेल्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में ग्रॉस प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। इसलिए मैंने लिखा है सेकंड पर या और करके। अगर आपके पास टर्नओवर रेशो और सेल्स रेशो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। और अगर हमारे पास ना सेल्स दिखाई दे रहा है, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाई दे रहा है, तो हम फिर टाइम रेशो में इस ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि सेल्स नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, तभी हम इसको टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आपने सेल्स देने के बाद भी इसको टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम टर्नओवर रेशो या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आ जाए हम सेकंड वाले में। सेकंड में वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखें। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब इस तरह के एक्सपेंसेस जो आपके परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कैरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, सेल्स, प्रमोशन। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो चेंज होते हैं या जो जनरली विक्रय पर निर्भर होते हैं। इसलिए इन रेशो को हम विक्रय के अनुपात में, टर्नओवर के रेशो में या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं आप इनको। कैरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, हिंदी में सुन लीजिए, गाड़ी भाड़ा, विक्रय और वितरण व्यय, विक्रय अभिकर्ता को कमीशन, यात्रा अभिकर्ता को कमीशन, विज्ञापन, डूबत ऋण, दलाली और सेल्स विक्रय एक्सपेंसेस जो होते हैं, विक्रय व्यय, इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टर्नओवर रेशो में या सेल्स रेशो में। आगे आ जाएं। आगे आपके पास दे रखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। फिक्स्ड नेचर के जैसे सैलरी, हर महीने आपको पेमेंट करनी है, ऑफिस का रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, टेलीग्राम चार्जेस, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, या इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आपको टाइम पर देने ही होते हैं, उन एक्सपेंडिचर को हम टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपोजिट में मैंने लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके प्रायर पीरियड में आते हैं। जनरली इसमें एक एग्जांपल आता है इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। वेंडर्स कैपिटल का मतलब ये होता है जिससे हमने बिजनेस को परचेज किया है। जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका परचेज प्राइस हम उसी दिन पेमेंट कर दें। उस
परचेज प्राइस को हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब ये 3 महीने बाद तो पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने का सिर्फ परचेज प्राइस ही आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये हमारा लाभानी खाता या नॉमिनल अकाउंट का होता है। तो इस इंटरेस्ट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। चूंकि ये परचेज प्राइस का इंटरेस्ट है इसलिए हम इसको प्रायर पीरियड में ही लिखते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर, इसको हम प्रायर पीरियड में तो लिखेंगे, अगर आपने परचेज प्राइस को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद तक भी पेमेंट नहीं किया है, तो जितने महीने आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद के लिए हैं, तो हम इस कंडीशन में नया टाइम रेशो निकालेंगे और उस नए टाइम रेशो में इसको डिवाइड करके लिखेंगे। जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे ये वो एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं जो एक्सपेंडिचर आपके हमेशा पोस्ट पीरियड में आते हैं। इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, जब कंपनी बनती है तो उस समय जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डायरेक्टर्स फीस, अभी मैंने आपको बताया था प्रोफार्मे के अंदर, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या जिसको हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स या शेयर्स, ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो कंपनी बनने के बाद ही किए जा सकते हैं, इसलिए हम इसको हमेशा पोस्ट पीरियड में ही लिखते हैं। आशा है ये चारों एक्सपेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ बहुत इजी है, हमने 4 ही एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं या परिवर्तित होते हैं, उनको हम टर्नओवर रेशो में बांटते हैं। जो आपके फिक्स नेचर के होते हैं उनको हम टाइम रेशो में बांटते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमेशा प्रायर पीरियड के होते हैं उन्हें हमें प्रायर में लिखना है, और वो एक्सपेंसेस जो आपके हमेशा पोस्ट पीरियड के होते हैं उसे हमें पोस्ट में लिखना है। अब यहाँ पर जो हमने एक चीज स्किप करी थी कि जो प्रायर पीरियड का प्रॉफिट होता है उसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसको आप नोट कर लीजिए। जनरली इस चैप्टर का जो थ्योरी क्वेश्चन होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का है और दूसरा कॉलम है प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस का। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है उसके लिए लिखा है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्री प्रॉफिट होता है उस प्री प्रॉफिट को हम प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखते, उसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखते हैं। यानी जब हम लाभानी खाता बनाएंगे और लाभानी खाते में हम प्रायर और पोस्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो पोस्ट वाले प्रॉफिट को तो हम नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे, लेकिन प्रायर प्रॉफिट को हम टू कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट को लिखने के लिए प्रायर और पोस्ट 2 अलग अलग पर्टिकुलर का यूज करना पड़ेगा। एक बार हमें लिखना है टू कैपिटल रिजर्व जिसमें प्रायर प्रॉफिट डालना है, दूसरी बार लिखना है टू नेट प्रॉफिट जिसके अंदर हमें पोस्ट का प्रॉफिट डालना है। अब इस कैपिटल रिजर्व का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो गुडविल के अगेंस्ट या गुडविल के अपोजिट होता है। एक कंपनी में या तो गुडविल हो सकती है या कैपिटल रिजर्व हो सकता है। आप लोगों ने शायद परचेस ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो उसका डिफरेंस निकल कर आता है उस डिफरेंस को अगर वो क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट का जो डिफरेंस निकल कर आता है उसे हम गुडविल कहते हैं, और अगर डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट में कम आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इस कैपिटल रिजर्व को ऑलरेडी कंपनी में अगर गुडविल है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। जो एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं या जिनका वैल्यूएशन ज्यादा किया गया है उनको राइट ऑफ करने में किया जा सकता है। कंपनी बोनस शेयर इशू करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकती है, और इसके अलावा जो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए भी कंपनी इस कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकती है। ये तो अभी हमने बात करी कि जो प्रायर प्रॉफिट आया उसका यूज इस तरीके से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर प्रायर लॉस निकल कर आया उस प्रायर लॉस का हम यूज किस तरीके से करेंगे। तो प्रायर लॉस जो होता है इसका यूज हम करते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से। इसको पहले तो एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि जो हमने प्रॉफिट पोस्ट का निकाला है, प्रायर का लॉस आ रहा है तो प्रायर के लॉस को पोस्ट प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया जा सकता है या अपने लॉस को कवर अप किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ऑलरेडी बिजनेस में गुडविल है तो गुडविल में ये अमाउंट जुड़ जाता है,
डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस को हम गुडविल में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो आपका कैपिटल प्रॉफिट दे रखा है, उस कैपिटल प्रॉफिट को राइट ऑफ करने के लिए भी हम इस तरह के प्रायर लॉस को यूज करते हैं। अब हम छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सबसे पहले एक आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में हम कैलकुलेट करेंगे टाइम रेशो और सेल्स रेशो। सभी लोग अपने इसमें देखिए और मैं इसको पढ़ती जाती हूँ और हिंदी में भी मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है, लाइल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2012 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स हैप्पी with effect from 1st April 2012. The account of the first 4 months of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Calculate time ratio and sales ratio for pre and post incorporation period. यहाँ पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इस छोटे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोग अपना रजिस्टर वगैरह सब निकाल लीजिए और उसमें हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें आप लोग डेट नोट करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट। डेट हमें दे रखी है 1 अगस्त। दूसरी डेट दे रखी है हमें 1 अप्रैल। अभी जो 1 अगस्त दे रखी है इसको आप नंबर 2 पे ले लीजिए। इसके पहले आप लिखिए 1 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल पहले आता है, अगस्त बाद में आता है। और जो क्लोजिंग ईयर नहीं दे रखा है तो इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि जो क्लोजिंग हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है। ये 3 डेट्स आपके आगे हैं, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक जरा काउंट करिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर आपके 4 मंथ्स हो गए। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पर आपके 8 मंथ्स हो गए। इसका मतलब टाइम रेशो जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 4:8 और इसको हम कह सकते हैं 1:2। ये आपका निकल कर आ गया टाइम रेशो। आशा है आपको टाइम रेशो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब हमें इसमें निकालना है सेल्स रेशो। दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे सेल्स रेशो का। सेल्स रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल। फर्स्ट 4 मंथ का मतलब हुआ अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये जो 4 मंथ हुए हैं, इस 4 मंथ में डबल है। डबल का मतलब ट्वाइस दे रखा है, इसका मतलब है कि 2 है। अप्रैल में 2, मई में 2, जून में 2 और जुलाई में 2। अब इसके बाकी जो रिमेनिंग 8 मंथ्स हैं उसमें सिंगल है। इसी सिंगल का तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 2 मंथ में ट्वाइस है। क्लियर? क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 4 month of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. जो बचे हुए 8 मंथ हैं उसका डबल फर्स्ट 4 मंथ्स में होता है। तो फर्स्ट 4 मंथ में डबल का मतलब हम 2 से कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी जो है 8 मंथ का वो सिंगल है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये फर्स्ट 4 मंथ, ये आपके 2-2 4 बार हैं। इसका मतलब हुआ ये 8। बाकी के रिमेनिंग मंथ 8 रह गए हैं तो वो हुआ 8। यहां पर आपका सेल्स रेशो हो गया 8:8 या 1:1। फिर से समझ लीजिए, इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अगस्त को। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक के यहां पर आपको दे रखे हैं 4 मंथ। 4 मंथ में टोटल 8 हो रहा है और बचे हुए 8 मंथ में सिंगल सेल है, तो बचे हुए में भी 8 हुआ। रेशो बना 8:8 का।
यानी 1:1। ये आप लोग अभी नोट कर लो, और नहीं समझ में आया हो तो हम लोग अभी जब लास्ट में एक 10 मिनट का जो सेशन रखेंगे उसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसे हम अभी करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमको कुछ इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2013 to take over the running business of B Limited with effect from 1st April 2013. The accounts of the first 2 months of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 10 months. एक साल में 12 महीने होते हैं, सभी को पता है। फर्स्ट 2 मंथ में डबल है, बाकी 10 महीने में सिंगल है। आप लोग जरा कैलकुलेट करिए फटाफट, जरा इसमें टाइम रेशो निकालिए और साथ ही साथ आप इसमें सेल्स रेशो निकालिए। और जब मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगी तो जिन लोगों का सही निकले वो अपने सिर्फ हैंड रेस कर दीजिएगा, बातें अपन बाद में करेंगे। आपके पास 2 मिनट है टाइम रेशो निकालने के लिए और सेल्स रेशो निकालने के लिए। इसमें आपको टाइम रेशो निकालना है और सेल्स रेशो निकालना है। टाइम रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग तीनों डेट्स लिख लीजिए। जब तक आप लोग तीनों डेट्स नहीं लिखेंगे तब तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई इंफॉर्मेशन क्लोजिंग डेट की नहीं दे रखी है तो हम इसमें क्लोजिंग डेट 31 मार्च मानेंगे। तो 1 अप्रैल को बिजनेस परचेज किया है, 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई है और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। ये 3 डेट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले टाइम रेशो। टाइम रेशो के लिए 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। तो टाइम रेशो जो इसका निकल कर आना चाहिए 6:6 निकलना चाहिए। यहां पर आपका 1 अप्रैल पहली डेट है, 1 अप्रैल। दूसरी डेट है आपकी 1 अक्टूबर और तीसरी डेट है आपकी 31 मार्च। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं आएगा क्योंकि पहला है। तो यहां पर आपके 6 मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहां पर 6 मंथ हो गए। तो टाइम रेशियो इसका हो गया 6:6 और क्या कह सकते हैं हम इसको 1:1। जरा हैंड रेस करिए, कितने बच्चों का सही आ गया, हाथ ऊपर करिए। गुड। अब हम इसका निकालेंगे सेल्स रेशो। सेल्स रेशो भी आप लोग पहले निकालिए और उसके बाद पूछेंगे कितने बच्चों का सही है। सेल्स रेशो निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है फर्स्ट 2 मंथ में डबल है। फर्स्ट 2 मंथ में डबल है, थोड़ा ध्यान से निकालिएगा। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें 4 मंथ्स टाइम में भी 4 मंथ्स बिफोर आ रहे थे, लेकिन इसमें 2 मंथ्स का ट्वाइस है, लेकिन बिफोर मंथ जो है वो 6 है। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पहले आप ऐसा करिए कि 12 मंथ्स लिख लीजिए लाइन से, तो थोड़ा इजी रहेगा निकालने के लिए। 12 मंथ्स लिखिए। मंथ्स आप लिखिए अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमने 12 मंथ्स लिख लिए। अब इस 12 मंथ में वो ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 मंथ में ट्वाइस होता है। फर्स्ट 2 मंथ का मतलब अप्रैल में 2 हो गया, मई में 2 हो गया, और बाकी 10 मंथ में वही एवरेज है। एवरेज का मतलब 1, जुलाई में 1, अगस्त में 1, सितंबर में 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन सब में सिंगल है। बाकी
10 महीने में सेल 1 होता है और फर्स्ट 2 मंथ में सेल ट्वाइस होता है, यानी डबल होता है। यहाँ पर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है वो कब हो रही है। इनकॉर्पोरेशन की डेट दे रखी है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब यहाँ पर ये 1 अक्टूबर आ रहा है आपका, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 6 मंथ, हमने टाइम रेशो निकाला था, आपको याद होगा, ये फर्स्ट 6 मंथ प्रायर पीरियड है, फर्स्ट 6 मंथ प्रायर पीरियड है, और नेक्स्ट 6 मंथ जो है ये पोस्ट पीरियड है। अब इस प्रायर पीरियड को जरा आप जोड़ लीजिए। प्रायर पीरियड में सेल्स कितना हुआ, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। फर्स्ट अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हो रही है, फर्स्ट टू का ट्वाइस है, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। पोस्ट पीरियड में सिंगल सेल हो रहा है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर तो सेल पहले पीरियड का, प्रायर पीरियड का ज्यादा है और पोस्ट पीरियड का कम है। रेशो आ गया आपका सेल्स रेशो 8:6, और शॉर्ट कर लें इसको 4:3। ये आपका सेल्स रेशो आ गया। बताइए कितने स्टूडेंट्स का सेल्स रेशो ठीक है, हैंड रेज करें। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको ये तो सेल्स रेशो और टाइम रेशो तो हमको समझ में आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट करा है टाइम रेशो और सेल्स रेशो। क्वेश्चन में आगे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट है 98,000, एक्सपेंसेस दे रखे हैं रेंट, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, डायरेक्टर फीस, डिस्काउंट। लास्ट लाइन लिखी है कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस फॉर प्री एंड पोस्ट इन कॉर्पोरेशन पीरियड। इसको हमें क्वेश्चन को करना है, तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने सबसे पहले आपको ड्रॉ करवाया था वैसे आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस चैप्टर में केवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रायर प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 2 कॉलम रहेंगे, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट के लिए 2 कॉलम। पहला हो गया आपका पर्टिकुलर, इसमें हमें प्रायर पीरियड के एक्सपेंडिचर लिखने हैं, इसमें हमें पोस्ट पीरियड के एक्सपेंडिचर लिखने हैं। फिर हो गया पर्टिकुलर, इसमें आपको प्रायर पीरियड के लिखने हैं और इसमें आपको पोस्ट पीरियड के लिखने हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाता बनाना जानते हैं, कोई दूसरा रूल इसमें नहीं लगेगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शिफ्ट होता है, तो वो क्रेडिट में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 98,000। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हमें सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 98,000 को जरा डिस्ट्रीब्यूट करिए 4:3 में। पॉइंट में आ रहा होगा 4:3 में। 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रायर का प्रायर में लिख दीजिए, पोस्ट का पोस्ट में लिख दीजिए। इसके अलावा जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सबसे पहले आपको एक्सपेंस दिया है रेंट। रेंट डेबिट में आता है, इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे। जो रेंट होता है वो हमेशा टाइम बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और टाइम हमारा 1:1 है, यानी कि 3,000 को हम 1,500 और 1,500। फिर एडवर्टीजमेंट, ये आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट है 4,400। 4,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 में। 4,400 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखिए। सैलरी, सैलरी सिंपल है, सैलरी दे रखी है आपको 18,000। 18,000 में 9,000 प्रायर की हो गई, 9,000 पोस्ट की हो गई। डायरेक्टर्स फीस, आपको मैंने बताया था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ये हमेशा बाद में ही अपॉइंट किए जाते हैं, इसलिए ये हमेशा पोस्ट पीरियड में आएगा। और इसके अलावा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है ये सेल पर होता है। इस 2,000 रुपए को भी हमें 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा। अभी आप आंसर आप लोगों को खुद निकालना है, जो भी आंसर निकल कर आएगा। प्रायर पीरियड को हमें लिखना है टू कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट पीरियड को आपको लिखना है टू नेट प्रॉफिट।
प्रायर पीरियड का आपको यहाँ पर और पोस्ट पीरियड का आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप जरा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और जनरली जो एग्जामिनेशन में प्रायर और पोस्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इसको मैं पढ़ती जाती हूँ और साथ में हिंदी में भी इसको समझाती जाती हूँ आपको। अ फर्म मैसेज अलग विच वॉज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2013। एक जो बिजनेस है वो कैरी ऑन हो रहा है 1 जुलाई 2013 से, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 नवंबर 2013, और ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है यानी रजिस्टर्ड हो रहा है 1 नवंबर 2013 को, और फर्स्ट अकाउंट्स आर ड्रॉन अप टू 31 मार्च 2014। यहाँ पर अकाउंट क्लोजिंग की जो डेट है वो 31 मार्च है। थोड़ा सा इसमें अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो कैलकुलेशन किया था वो हमने 1 अप्रैल से लेकर किया था। यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन बता रहा है कि इनकॉर्पोरेट 1 नवंबर को है, लेकिन परचेज किया है उसने 1 जुलाई को। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड ₹56,000, ग्रॉस प्रॉफिट 56,000 रुपए है। जनरल एक्सपेंसेस 14,220 रुपए है। डायरेक्टर्स फीस 12,000 रुपए पर एनम। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1,500 हैं। इसको हम पोस्ट पीरियड में डालेंगे क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, इनकॉर्पोरेट के एक्सपेंसेस हैं। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, रेंट अप टू 31 दिसंबर was 1,200 per annum, after which it is increased to ₹3,000 per annum। रेंट जो आपका किराया है वो 31 दिसंबर तक 1,200 रुपए पर एनम है, और इसके बाद वो बढ़ाकर 3,000 रुपए पर एनम कर दिया है। तो जब हम प्रायर और पोस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इसे बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड अ डायरेक्टर इज ₹6,000 पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि जो सैलरी है मैनेजर की, पहले तो वो इनकॉर्पोरेशन से पहले वो मैनेजर था और उसके बाद उसको डायरेक्टर बना दिया है। तो ऊपर भी आप लोग देखिए, एक डायरेक्टर फीस दे रखी 12,000 रुपए पर एनम। ये वही मैनेजर है जिसको बाद में डायरेक्टर बना दिया गया है, और डायरेक्टर बनाने पर उसको 12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से डायरेक्टर फीस दी गई है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले वो मैनेजर था। तो आपको दो अलग अलग कैलकुलेशन करने हैं। जब वो मैनेजर था तब उसको क्या सैलरी मिलती थी, और जब वो डायरेक्टर बना तो उसको क्या सैलरी या क्या फीस मिलती है। His remuneration thereafter is included in the above figure of fee to the directors। वही लाइन लिख दी है जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर जो डायरेक्टर फीस है उसी के बारे में ये बात कर रहा है। जब वो डायरेक्टर बन गया है तो उस कंडीशन में उसको 12,000 रुपए पर एनम फीस मिलने लगी है। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स 8,20,000 रुपए है, और सेल्स रेशो निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 month इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। फर्स्ट 4 month इज 1/2, पहले 4 महीने का 1/2 है रिमेनिंग पीरियड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग का 1 है, 1 का ही तो आधा हुआ पहले, जिसे भी हमने ट्वाइस और 1 निकाला था कि फर्स्ट 4 का ट्वाइस है तो बाकी का 1 हुआ। यहाँ पर उसने लिखा है कि फर्स्ट 4 month का 1/2 है, तो 1/2 किसका होगा? 1 का। तो पहले 4 महीने का 1/2 है और बाकी का 1 है। द कंपनी ऑन अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी इग्नोर, इंटरेस्ट और टैक्स का ध्यान नहीं रखना है, और पूरे साल भर कंपनी एक यूनिफॉर्म प्रॉफिट को अर्न करती है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, और सबसे पहले हमें निकालना है टाइम रेशो। तो आप लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टाइम रेशो। टाइम रेशो निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया है, सबसे जरूरी है हमें डेट्स नोट करना। तो हम इसमें जो डेट्स दे रखी है वो नोट कर लें। सबसे पहले दे रखा है आपको 1 जुलाई, ये जो डेट है ये आपकी परचेज डेट है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 1 नवंबर,
ये जो डेट है ये इनकॉर्पोरेशन की डेट है, यानी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी। ये जो डेट है वो इनकॉर्पोरेशन की डेट है। और एक डेट दे रखी है 31 मार्च। इस 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए हैं। ठीक है, ये 3 डेट्स आपके सामने दे रखी है, 1 जुलाई, 1 नवंबर और 31 मार्च। बहुत इजी है इसमें निकालना। 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक कितने मंथ हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 1 नवंबर है इसलिए नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। 4 मंथ, ये हो गए आपके 4 मंथ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 1 नवंबर से 31 मार्च फिर काउंट करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये हो गए 5 मंथ। यहाँ पर 12 महीने नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर 9 मंथ हो रहे हैं। तो प्रायर पीरियड हो गया 4 मंथ का और पोस्ट पीरियड हो गया आपका 5 मंथ्स का। यानी कि आपका रेशियो आ गया 4:5। रेशियो आ गया 4:5। आ गया होगा सभी की समझ में। 1 जुलाई टू 1 नवंबर 4 मंथ, 1 नवंबर टू 31 मार्च 5 मंथ, पोस्ट पीरियड 4 मंथ, सॉरी प्रायर पीरियड हो गया आपका 4 मंथ और पोस्ट पीरियड हो गया आपका 5 मंथ। रेशियो हो गया 4:5। ये तो हो गया हमारा टाइम रेशियो। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो निकालने के लिए फिर आपको देखना है, वैसे ही निकालना है सेल्स रेशियो जैसे अभी हमने पहले भी सीखा है। सेल्स रेशियो निकाल रहे हैं। सेल्स रेशियो निकालने के लिए आप क्वेश्चन में देख लीजिए, द मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। अब यहाँ पर आपने बिजनेस परचेज किया है 1 जुलाई को, तो हम जुलाई से लिखें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे पास 9 मंथ हो गए। हमारे पास टोटल जो बिजनेस हो रहा है वो 9 मंथ का हो रहा है। अब इस 9 मंथ में फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2। 1/2 का मतलब 1/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2। और रिमेनिंग पीरियड का इसका मतलब नवंबर में 1 सेल हुआ है, दिसंबर में 1 हुआ है, जनवरी में 1 हुआ है, फरवरी में 1 हुआ है, मार्च में 1 हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो फर्स्ट 4 मंथ इसको टोटल कर लो। ये जो है आपका ये प्रायर पीरियड का हो गया और ये जो है आपका ये पोस्ट पीरियड का हो गया। ओके, तो प्रायर पीरियड का ये आधा आधा 1 और ये 2, प्रायर पीरियड का हो गया 2, पोस्ट पीरियड में 1, 2, 3, 4 और ये 5, पोस्ट पीरियड में हो गया आपका 5। तो यहाँ पर सेल्स रेशियो हो गया 2:5। 2:5 ये आपका सेल्स रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्स और टाइम रेशियो आपको समझ में आ गया। अब इसका हमें अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, इसमें दिया है गिव स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इसके पहले मैंने आपको अकाउंट के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। यहाँ पर हम जरा स्टेटमेंट में देख लें। क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, ये जो प्रॉफिट ये जो बनाया है हमने स्टेटमेंट में बनाया है। मैं आपको समझाती जाती हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 56,000। जरा डिस्ट्रीब्यूट करिए 56,000 को 2:5 में। 56,000 इंटू 2/7। सेल्स रेशियो में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 16,000 और पोस्ट का आ गया 40,000। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 56,000। ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट और अकाउंट में अंतर होता है। अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे दोनों साइड नहीं होते।
स्टेटमेंट एक के नीचे एक लिखा जाता है और जितने कॉलम जरूरी होते हैं उतने कॉलम हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने कॉलम दिख रहा है, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का बनाया है, फिर हमने बेसिस का बनाया है, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है और एक कॉलम लास्ट में हमने टोटल का बना लिया है। तो सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेल्स रेशो हमारा 2:5 का आया है। 2:5 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रायर पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट 16,000, पोस्ट पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। इसमें से हम सारे एक्सपेंसेस घटाएंगे। सारे एक्सपेंसेस में फिर देख लीजिए, सबसे पहला जो एक्सपेंसेस दे रखा है आपको, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है 14,220। ये 14,220 को टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और टाइम रेशो जो हमारा निकला था वो निकला था 4:5। जरा डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए, 14,220 को 14,220 इंटू 4/9, 14,220 इंटू 4/9, ये आ जाएगा आपका 6,320, 6,320 प्रायर पीरियड का। और 14,220 इंटू 5/9, ये आ जाएगा 7,900। ओके, अब इसके बाद डायरेक्टर्स फीस। अब देखो, डायरेक्टर फीस पोस्ट पीरियड में आती है, इसलिए हमने इसको पोस्ट पीरियड में लिखा है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे की गई है जरा इसको भी देख ले हम। यहां पर डायरेक्टर्स की जो फीस दे रखी है वो 12,000 रुपए पर एनम दी है। पर एनम 12,000 रुपए पर एनम, यानी कि 12,000 रुपए एक साल के। अब एक साल के 12,000 है, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड में तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 5 ही मंथ का है ना, तो ये जो 12,000 रुपए हैं, ये 12,000 रुपए आपके एक साल के हैं। एक साल का मतलब 12 महीने के। और जो आपका पोस्ट पीरियड है, जो आपका पोस्ट पीरियड है वो सिर्फ 5 मंथ्स का है। तो ये जो 12,000 है, 12,000 में हम कैलकुलेट करेंगे 12,000 का 5 मंथ का, तो ये आ गया 5,000। और मैं आपको बता चुकी हूं कि जो डायरेक्टर की फीस होती है ये हमेशा पोस्ट में आती है, तो पोस्ट पीरियड केवल 5 महीने का रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टर फीस को पोस्ट में लिखा है 5,000। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कंपनी बनने के बाद के वे। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं आपको 1,500 रुपए। 1,500 रुपए कंपनी बनने के बाद के वे हैं, इसलिए पोस्ट पीरियड में 1,500 रुपए लिख दिए हमने। इसके बाद दे रखा है रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंट वाला हम कैलकुलेट कर लें। रेंट में देखिए, रेंट के लिए क्वेश्चन में लिखा है रेंट अप टू 31 दिसंबर वॉज 1,200 पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कैलकुलेट करना। रेंट में 1,200 रुपए पर एनम 31 दिसंबर तक का। अब आप देखिए कि आपकी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हुई है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर आपका दिसंबर से पहले आता है, 31 दिसंबर से पहले नवंबर आता है। और जब नवंबर चल रहा था, यानी कि जुलाई से नवंबर चल रहा था, तब तो उसका 1,200 रुपए पर एनम था, यानी 1,200 रुपए एक साल का। और प्रायर पीरियड जो है हमारे पास, प्रायर पीरियड हमारे पास केवल 4 महीने का है, तो 1,200 रुपए 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना हो गया? प्रायर पीरियड 4 महीने का है, तो 4 महीने का रेंट आ गया 400 रुपए। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको रेंट प्रायर पीरियड का, देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 400 रुपए आ गया होगा आपको समझ में। प्रायर पीरियड का 400 रुपए कैसे निकल कर आया है, ठीक है, क्योंकि 1,200 रुपए आपका प्रायर पीरियड का है, लेकिन वो एक साल का है और हमारे पास प्रायर पीरियड केवल 4 महीने का है, तो 1,200 को हमने 4 महीने में कन्वर्ट किया तो 400 रुपए निकल कर आया। ये तो हो गया प्रायर पीरियड का। अब हम बात करें पोस्ट पीरियड की, तो पोस्ट पीरियड के लिए उसने ये बताया है कि 1,200 रुपए तो दिसंबर तक था, इसके बाद वो बढ़कर 3,000 रुपए पर एनम हो गया है। ओके, तो अब ये 1,200 रुपए तो 31 दिसंबर तक का था, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 नवंबर को। जरा देखिए ध्यान से, इनकॉर्पोरेट हुई है आपकी 1 नवंबर।
31 दिसंबर जो रेट था आपका 1200 रुपए पर एनम था। 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो रेट है वो है 1200 रुपए पर एनम। तो 1 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच में आते हैं 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स हैं तो पोस्ट पीरियड के, और रेट है आपका 1200 रुपए पर एनम। 1200 रुपए 1 साल का, तो 2 महीने का हो गया 200 रुपए। अब पोस्ट पीरियड में केवल 2 महीने ही नहीं आते, पोस्ट पीरियड में आता है 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च, यानी पोस्ट पीरियड में हमारे 2 महीने तो ये और 3 महीने ये, टोटल हमारे 5 मंथ हैं। तो 2 महीने का तो 200 रुपए हो गया, और 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च, बाद में इसने बढ़ाकर कर दिया है 3000 रुपए पर एनम। तो ये 3000 रुपए पर एनम, 3000 रुपए मतलब 12 महीने का है, लेकिन हमको तो सिर्फ 3 महीने का चाहिए। 3 750, देखिए सही निकाला है कि नहीं। 3000 रुपीज जो आपका है वो 1 साल का है, और हमें चाहिए 3 मंथ का। 3 मंथ का निकालने के लिए 3000 इंटू 3 अपॉन 12, 750। तो 2 महीने का तो 200 रुपए है और 3 महीने का है 750, टोटल 5 मंथ का हो गया 950। ये देखिए रेंट क्वेश्चन में दे रखा है 950। जो आपको अमाउंट जो कैलकुलेट किया है वो अमाउंट इस तरीके से किया है। पोस्ट पीरियड का आपका 750 आ गया है, और 2 मंथ का आपका 200 रुपीज है, टोटल 950 आ गया। अब इसके बाद हम करें मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी के लिए क्वेश्चन में फिर देखिए, मैनेजर जो बाद में डायरेक्टर बना दिया गया है, मैनेजर की सैलरी, सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड अ डायरेक्टर इज ₹6000 पर एनम। 6000 रुपए 1 साल की है। तो ये जो 6000 रुपए 1 साल की है, मैनेजर कब था, वो प्रायर पीरियड में, और प्रायर पीरियड हमारे पास कितने हैं, 4 महीने। तो जरा कैलकुलेट करिए, 6000 रुपए 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना हुआ। 6000 रुपए आपका 12 महीने का है, 4 महीने का कैलकुलेट करिए जरा। ये आ गया आपका 2000 रुपीज। मैनेजर सैलरी 2000 रुपीज, क्योंकि प्रायर पीरियड केवल 4 महीने हैं। ठीक है, अब इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़कर ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा दिया गया है। अभी आपको मैं बता चुकी हूं कि प्रायर पीरियड का जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए प्रायर पीरियड के प्रॉफिट को हमने कैपिटल रिजर्व के नाम से 7280 लिखा है। घटा के देख लीजिए, 16000 में से सारे एक्सपेंसेस घटा दिए हैं, तो प्रायर पीरियड का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा गया है 7280, और पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट के नाम से ही लिखेंगे, और नेट प्रॉफिट जो आपका आया है वो आया है 24650, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल में आ जाता है 31930। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, तो अकाउंट बनाने के लिए जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उस हिसाब से बनाना है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हो जाएंगे आपके। और अगर आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है तो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस घटा देने हैं, फिर जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व प्रायर के लिए, और पोस्ट के लिए आपका जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो जैसे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वही कहलाएगा। ये आज के लिए ये हम लोगों ने प्रायर और पोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को जो भी चीजें नहीं समझ में आई हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा, जो हम लोगों ने पढ़ा, एक आपका जो चैप्टर है जो अभी तक
अभी हम लोग कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों की कॉपीज मुझे दिखाई दे रही हैं, सभी देख रहे हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो खड़े होकर पूछ सकता है। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या नहीं आई हो, उसको आप खड़े होकर पूछ लीजिए, और समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है। इसलिए 2 दिन में आपका ये चैप्टर मैंने खत्म किया। सारे क्वेश्चन इसी में हैं, इसी तरीके के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेल्स रेशो निकालना होता है, उसी के बारे में थोड़ी चीजें दी हुई होती हैं जो आप लोगों ने सीख लिया है। आप लोग घर जाके अपने चैप्टर्स खोलिए, उसके क्वेश्चन पढ़िए, उस क्वेश्चन के पहले एग्जाम्पल ट्राई करिए और फिर उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चन करिए। अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। कहीं से कोई पूछना चाह रहा है? झाबुआ? हेलो। हाँ, पूछिए। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। सामने आ जाओ थोड़ा। हाँ, कैमरे के सामने आ जाओ और थोड़ा माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। आगे आके बात कर लीजिए आप। हाँ, पूछिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद है क्या? माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए। हाँ, सर होंगे आपके, मैडम सर कोई होंगे आसपास। माइक ऑन करो जरा। हेलो। हाँ, बोलिए। गवर्नमेंट कॉलेज नेपानगर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। नेपानगर। चलिए ठीक है। सभी के चेहरे बहुत खुश दिख रहे हैं, सभी बच्चे हंसते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू होने वाला है, तो आप लोग अब फ्री हैं जाने के लिए। दूसरी क्लास आएगी, आप लोग फ्री हैं, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।